नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी, आदरणीय सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट दिया है। आज तक उन्होंने जो भी टारगेट दिया वो फुलफिल हुआ है। एशियन गेम में उन्होंने कहा भाई 100 मेडल जीत के आने, इस बार 100 पार 107 लेकर के आ गए। रियलिस्टिक टारगेट्स। यस, एंड दिस टाइम ही हैज टोल्ड द बीजेपी इस बार 350 पार। यस यस, 350 प्लस इन द लोकसभा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड आई थिंक ही सीम्स टू बी वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट। रियलिस्टिक टारगेट्स। Yes, and if you notice, you know what, this could be part of the BJP strategy. In terms of the state government elections, they're not so worried about the state government election. विधानसभा की जो चुनाव है, उनका भाई जहाँ जीतेंगे जीतेंगे, जहाँ नहीं जीतेंगे देखा जाएगा। लेकिन लोकसभा, they're completely and totally focused on the लोकसभा. And I was told today, I'm not sure. We'll ask our guest, Mr. Jitin Gajaria sahab. I think that's the name, right? बिल्कुल। Did Mr. FADNAVIS brief Mr. Modi on the issue of Maratha Reservation? I think he did, if I'm not mistaken. Anyway, let's ask him because Gajaria Sahab has to go, so we can't really delay. Gajaria Sahab, namaskar. नमस्कार 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 सर, नमस्कार। वंदे मातरम। How are you, sir? How are you? वंदे मातरम। बढ़िया, आप कैसे? Welcome back to Nation Now, sir. Welcome back. थैंक यू। अच्छा गजारी साहब, ये बताएं, ये मराठा आरक्षण का जो मसला है, अब ये सॉल्व कैसे होगा सर? बिकॉज हर जगह पे एजिटेशन शुरू हो गई है। कोई वो दांगड़ कम्युनिटी ने एजिटेशन शुरू कर दी है, कुनबी ने शुरू कर दी है, किसी और ने शुरू कर दी है। अब ये और मुझे तो ऐसा लग रहा है, वेरी फ्रैंकली, दैट इज माय ओन पर्सनल एनालिसिस, ये तो प्री प्लान्ड लग रहा है। जान जान के लोगों को खड़ा किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कि मराठा आरक्षण के एवज में, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने वादा किया था कि मराठा आरक्षण हम लोग देंगे, सरकार की छवि को किसी तरह बिगाड़ा जाए। गजरिया साहब जी देखिए, मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने वो एकदम अच्छे सूझबूझ से उसका सोल्यूशन निकाला था और उन्होंने एक रास्ता निकाला था। बाद में जब 2019 के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो जब कोर्ट में जो केस चल रहे थे उसके अंदर उन्होंने कोई एक्शन न लेते हुए, माने यहां तक कि कभी तो उनके वकील भी नहीं पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पूरा मामला बिगड़ने दिया। क्योंकि सच्चाई ये है कि महाविकास आघाड़ी के जो बड़े दो गठ हैं जी, कांग्रेस और शरद पवार जी, उनको कभी भी मराठा आरक्षण या मराठा को न्याय मिले ऐसा कभी चाहिए नहीं, इसलिए अब तक आज तक कभी उन्होंने इसमें काम नहीं किया था। और जहां तक बात रही उद्धव ठाकरे की, तो जब मराठा मुक्ति मोर्चा निकला था तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था सामना में ये कहकर के ये मुक्का मोर्चा होगा। तो तीन पार्टियां जो मराठा आरक्षण के मुद्दे के ऊपर जरा भी संजीदा नहीं थी, जरा भी सीरियस नहीं थी, उन्होंने पूरा मामला बिगड़ने दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो ऑर्डर आया जिसकी वजह से ये बिगड़ा। अब उनको पता है कि वापस भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की और अजीत पवार साहब की गवर्नमेंट आई है तो ये एक इसका रास्ता निकलेगा और ये रास्ता निकालने की ताकत और सूझबूझ देवेंद्र फडणवीस जी में है। तो उसके लिए वो आज हर जगह पे जिसे कहते हैं आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज अब समझता है, फिर वो मराठा समाज हो, धनगर समाज हो, कुणबी समाज हो, कोई भी, उनको पता है कि कौन सा नेता सीरियस है ये मसला सुलझाने के लिए। तो ये कोशिश करेंगे, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी सारी की सारी कोशिश विफल जाएगी। Gajaria Sahab, you know, one of the most important things that the BJP continuously highlighting today was Article 370 and how it has helped. Today, first time, BJP का कहना है 1947 से, today the first time that शारदीय नवरात्रि कल कुपवाड़ा में शारदा मंदिर में, कुपवाड़ा कश्मीर में शारदा मंदिर में पूजा हुआ आफ्टर 1947
The first time नवरात्रि में पूजा हो रहा है. It's a great achievement, and the entire BJP says this is because Article 370 was imposed and all the kinds of good things happening after. Now this is very significant that Kashmir में 1947 में शारदा टेम्पल में कभी पूजा नहीं हुआ, संडे को पूजा हुआ. गजरे साहब, it's a great achievement for the BJP. Do you think that for the nation? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कुपवाड़ा का ये जो मंदिर है वो जो हमारी महान शारदा पीठ है उसके रास्ते पे आता है जी. शारदा पीठ अनफॉर्चुनेटली आज भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन ज्यादा दिन रहेगा नहीं वो वहां पे, क्योंकि वो आज नहीं तो कल तो हिंदुस्तान में आ ही जाएगा. लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कश्मीर के अंदर तो जो अलगाववाद और जो ज्यादा भड़का वो 1980 में हुआ, लेकिन उसके पहले भी 1947 के बाद भी ये मंदिर में पूजा नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इच्छा शक्ति ही नहीं थी, सरकारों की इच्छा शक्ति ही नहीं थी. ये बहुत बड़ी बात है. आर्टिकल 370 को हटाने के बाद बहुत बड़े चीजें हुई है, जैसे कि पिछले शनिवार को जब भारत ने पाकिस्तान को हराया तो मैंने न्यूज रिपोर्ट पढ़ी कि श्रीनगर और जम्मू में भी पटाखे जलाए गए. आज जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में क्रिकेट देखा है उनको याद होगा कि जब पाकिस्तान जीतती थी तब पटाखे फूटते थे श्रीनगर में. आज भारत की जीत पर पटाखे फूट रहे हैं. ये बहुत बड़ा बदलाव है जी, और इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है. और ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जो प्रदीप जी ने भी बात कही कि आई थिंक इट वाज इन मार्च दिस ईयर, 17 मार्च 2023 को अमित शाह साहब ने इनॉग्रेट किया था दोबारा शारदा माँ, मतलब शारदा माँ जो है वो पार्वती का रूप है, माँ पार्वती का रूप है. वो मंदिर का दोबारा इनॉग्रेशन आफ्टर रेनोवेशन अमित शाह साहब ने 17 मार्च इस साल को किया था, और साथ में प्रॉमिस भी किया था कि बहुत ही जल्द जो शारदा पीठ है वहां पर लोग जा सकेंगे, विच इज फैंटास्टिक. आपको लगता है वो होगा जल्दी, मतलब कि शारदा पीठ एक बार फिर दोबारा शारदा पीठ बन जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी? जी एकदम, इस बात का तो यकीन है. मैं तो राह देख के बैठा हूँ कि मैं बहुत जल्द वहां पे दर्शन करने जाऊंगा. क्या बात है साहब, क्या बात है. गजरे साहब, राहुल गांधी जी फर्स्ट टाइम टुडे हिमसेल्फ took on the BJP allegations of परिवारवाद, because मोदी साहब जब भी बोलते थे परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, राहुल गांधी lashed out, he got back, he says what परिवारवाद are you talking about? परिवारवाद सिर्फ हम में, परिवारवाद in BJP also, and he highlighted the very fact that Rajnath Singh, Amit Shah, Anurag Thakur, these are the classic examples of परिवारवाद. Now Rahul Gandhi इस प्रकार से lash out करना to questions asked about him of domestic politics and परिवारवाद. Now do you see a changing Rahul Gandhi? कि राहुल गांधी इतना एग्रेसिव कभी था नहीं. How do you see that statement, sir? जी देखिए, आप एक मूर्ख इंसान को कितने भी अलग कपड़े पहना लो, लेकिन वो मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा, वो विद्वान तो नहीं बन जाएगा. रही बात राहुल गांधी की परिवारवाद के ऊपर भाजपा बीजेपी के ऊपर एलिगेशन करने की, तो मुझे ये बताइए, अभी जो सरकार है केंद्र में, उसके अगर हम टॉप 5 मंत्री गिने, उसमें से कितने परिवारों में से आए हैं, पॉलिटिकल परिवारों में से आए हैं? एक भी नहीं. आज अगर हम जितने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें से कितने परिवारों में से आए हैं? शायद कोई भी नहीं. तो राहुल गांधी के में इतनी भी समझ नहीं है कि वो रूल और एक्सेप्शन में फर्क नहीं कर सकते. इन कांग्रेस डायनेस्टी इज अ रूल. कांग्रेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपको किसी ना किसी परिवार से आना जरूरी है. भारतीय जनता पार्टी में इट वुड बी एन एक्सेप्शन. एक आधे केस गिना सकते होंगे कि जिसके अंदर परिवारवाद हुआ होगा, लेकिन वो एक्सेप्शन है, और वहां पे भी मेरिट के ऊपर सालों के बाद जब आदमी ने मेहनत की है तब जाके वो उस आदमी ने वो पद पे गया है. कांग्रेस में तो वैसा नहीं है. कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, प्रणब मुखर्जी जैसे विद्वान और बड़े नेता को साइड पर रखा गया, नरसिम्हा राव जी जैसे बड़े विद्वान और नेता को साइड पर रखा गया, और राजीव गांधी जिनका पॉलिटिक्स में कोई तजुर्बा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनको रातों रात प्रधानमंत्री बनाया गया. राहुल गांधी ने 2004 में इलेक्शन लड़ा एमपी का. उसके पहले उन्होंने
राजनीति में कितने दिन बिताए थे? शायद एक भी नहीं। सेम अगर आप प्रियंका गांधी का भी देखो तो वहां पे तो बहुत क्लियर है, वहां पे तो आगे बढ़ने के लिए परिवार का होना जरूरी है। मेरिट, काबिलियत, एक्सपीरियंस ये तो बहुत बहुत बाद में आता है। तो राहुल गांधी ने परिवारवाद के ऊपर जितना बोलेंगे उतना वो खुद उसी कीचड़ के अंदर घुसते जाएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा खुद को और अपनी पार्टी को एक्सपोज करते जाएंगे। राहुल गांधी मिजोरम में भी यात्रा शुरू कर दिया। He said we are going to win Mizoram, we are going to win all the 5 states। राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी जी talked a very important statement। He said to the Mizoram people, उन्होंने कहा कि I am going to protect your freedom, I am going to protect your tradition, I am going to protect your religion। Now he says we have been fighting the BJP and RSS, and Rahul Gandhi and Congress are on the target of RSS and BJP। मिजोरम everybody has to come together to defeat the fascist forces। राहुल गांधी जी का कहना है। तो सर गजारिया साहब, इज फ्रीडम, ट्रेडिशन एंड रिलीजन अंडर थ्रेट इन मिजोरम? गजारिया साहब देखिए ये तो उन्होंने खुद राहुल गांधी ने जो लाइन दी हुई है वो वही लाइन है जो 1980 के दशक में उनके पिताश्री ने ली थी, राजीव गांधी ने, जहां पे इलेक्शन से पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मिजोरम को क्रिश्चियन स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाके ये क्रिश्चियन कार्ड खेलना ये गांधी परिवार के लिए कुछ नया नहीं है। आज राहुल गांधी की जब यात्रा शुरू हो रही थी तो वहां पे स्टेज के ऊपर से बकायदा बाइबल पढ़ी गई। अब मुझे बताइए कि जब प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट हाउस का जब पूजा होती है, वहां पे पूजा करते हैं तो ये कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। इनको जय श्री राम के नारों पे आपत्ति है, लेकिन खुद की यात्रा की शुरुआत ये बाइबल पढ़वाकर करते हैं। तो ये तो हमेशा से ये तो आज कांग्रेस का जब ये बोलते हैं कि हम अब आपके रिलीजन को बचाएंगे, कौन सी रिलीजन को बचाएंगे? क्रिश्चियनिटी को बचाएंगे। ये लोग माने हिंदुओं को एक तरफ ये कहते हैं कि सनातनियों का हम इराडिकेशन करेंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम धर्म को बचाएंगे। देखिए इनका हिंदू फेस जो है वो बार बार एक्सपोज हो रहा है और ये बौखलाहट ही है कि अभी इनको पता है कि जो थोड़े बहुत वोट मिल सकते हैं। और रही बात नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट की पब्लिक बहुत समझदार है, उनको पता है कि कौन सी सरकार ने उनको बेसिक एमिनिटीज दी, बिजली, सड़क, पानी, जो 70 सालों में कभी नहीं आया कांग्रेस के राज में, वो पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट को मिला। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो टूरिज्म का बूम हुआ है पिछले 10 साल में, मैं खुद मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में सब जगह घूम के आया हूं एज ए टूरिस्ट। मैं आपको कह सकता हूं कि वहां पे जो टूरिज्म का बूम आया है और लोगों की सोच बदली है। ये जो इनका हम आपके ट्रेडिशन को, हम आपके रिलीजन को बचाने आए हैं, ये जो राहुल गांधी जो झूठे वादे करते हैं, जो उनके पिताश्री पहले कर चुके हैं, उसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि नॉर्थ ईस्ट के कोई भी लोग विश्वास करेंगे। इस बार भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनका सुपड़ा साफ होना है। लेकिन जहाँ तक के क्रिश्चियनिटी को बचाने की का सवाल है, वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी इन्होंने ऐसे किया था नॉर्थ ईस्ट में जाकर के। मुझे अभी तक याद है सोनिया जी खुद गई थी, उनके खुद के पोस्टर्स थे और वहाँ को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था बिल्कुल एज ए रोमन कैथोलिक, जबकि वो खुद बोलती हैं कि नया चीज़ है हिंदू। मेरा ये कहना है कि दिस इज बिन गोइंग ऑन नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इजंट देयर अ लॉ अगेंस्ट इट? कुछ मतलब ये गैर कानूनी नहीं है क्या? मतलब आस्किंग फॉर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिश्चियनिटी? नहीं, वो तो है, लेकिन कांग्रेस ये हमेशा से करते आ रही है जी। ये गैर कानूनी है। और इनकी हिम्मत देखिए, इनकी हिपोक्रेसी देखिए, वो दूसरों को क्रिमिनल कहते हैं, खुद के अंदर झांकते नहीं है। रोज सुबह उठकर कांग्रेस या उनके एलाइज, डीएमके हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, रोज सुबह उठकर हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं और फिर कहते हैं, और इनके पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि फर्स्ट राइट टू रिसोर्सेज वो माइनॉरिटीज का होता है। उनका कहने का मतलब तो मुसलमान ही था। मोदी जी ने सही कहा कि देश के अंदर पहला हक गरीबों का है, फिर वो कोई भी धर्म का हो। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती,
हाँ, हमें हमें हमारे धर्म, हमारी कल्चर, हमारी अस्मिता, हमारे इतिहास और के ऊपर हमें गर्व है, और उसके लिए हम अपोलोजेटिक होने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जितिन साहब, मुझे मालूम है आपको जाना है, शायद आई थिंक यू हैव टू लीव एट 8:30, वी स्टिल हैव अबाउट 10-15 मिनट्स टू गो। सर ये बताएं, हाल ही में अहमदाबाद में क्रिकेट मैच हुआ। ज़्यादातर में क्रिकेट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते नहीं हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब ये कहा गया, बहुत लोगों ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगे स्टेडियम में अहमदाबाद में। सर ऐसा है, उनके एक प्लेयर हैं, क्या नाम है उनका, मोहम्मद रिजवान साहब। मोहम्मद रिजवान साहब देखे गए हैदराबाद में नमाज पढ़ते हुए क्रिकेट ग्राउंड पे, ड्यूरिंग द ड्रिंक्स ब्रेक नमाज पढ़ रहे थे। उसके अलावा श्रीलंका के साथ जो मैच था उसमें देखा गया एक पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो श्रीलंकन प्लेयर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर मुसलमान बन जाएं तो यू विल बी सेव्ड ओनली देन, अदरवाइज आप सारी मतलब हजारों साल के लिए दोज़ख की आग में जलेंगे। दिस इज एक्चुअल फुटेज, मतलब ये सब है। तो नेचुरली लोगों ने आकर के, एंड देन ही डेडिकेटेड द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट वन ऑफ दोज माइनर टीम्स टू पैलेस्टाइन। तो नेचुरली लोगों ने आकर के वहाँ रिएक्शन तो होगा। ये पुराना हिंदुस्तान तो है नहीं, ये पुराना भारत तो है नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, दैट विल टर्न द अदर चीक। तो उसको लेकर के बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये तो गलत हो गया। मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान में क्या चल रहा है चलने दीजिए, उनका मैटर है, वो जो मर्जी करें। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रो कांग्रेस, प्रो लेफ्ट यूनिवर्स जो यहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे नहीं लगने चाहिए थे, वगैरह वगैरह वगैरह। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं सर, बताएं। देखिए, जय श्री राम के नारे जो लगाए गए वो बहुत सही थे, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर, देखिए जय श्री राम के नारे सबके आउट होने पे नहीं लगाए गए, मोहम्मद रिजवान के आउट होने पे लगाए गए जी। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने, इस प्लेयर ने एक बार नहीं बार बार हिंदुस्तान के साथ, जब 2021 में भी जब मैच हुई थी, 22 में मैच हुई थी, तभी भी मैच के बीच में उस आदमी ने नमाज पढ़ी थी। और उसके बाद इस आदमी को देखते हुए पाकिस्तान के क्रिकेटर ने, जब भारत हारी थी 2021 में, तो कहा था कुफ्र हारा ईमान जीता, इस्लाम जीता, कुफ्र हारा इस्लाम जीता। तो ये गुस्सा तो था ही। मुझे बताइए, जय श्री राम के नारे अफगानिस्तान की मैच में क्यों नहीं लगे? अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया तो भारत के फैंस ने सबको उनको सराहा, तालियां बजाई। लेकिन मोहम्मद रिजवान, क्योंकि ये व्यक्ति हर बार स्पोर्ट्स को के अंदर धर्म को डालता है, राजनीति को डालता है, इसीलिए हुआ। बाकी जो बात रही है लिबरल्स की और जो लेफ्टिस्ट की, तो एक बताता हूँ, कुछ इसमें से कुछ लिबरल्स ने डाला कि अहमदाबाद का क्राउड बहुत बेकार था। 1999 के अंदर चेन्नई के अंदर जब पाकिस्तान जीती थी तो वहां के लोगों ने तालियां बजाई थी, ये चेन्नई का है। उनको ये मालूम नहीं कि जब 1998 1999 के अंदर चेन्नई के क्राउड ने पाकिस्तान के क्रिकेटर के लिए तालियां बजाई थी, उसके 4 महीने के बाद पाकिस्तान कारगिल में घुस गया था। हमारे सिपाही सौरभ कालिया की बॉडी को म्यूटिलेट किया गया था। हम पे एक जंग हम थोपी गई थी, जंग जो जरूरी नहीं थी वो जंग थोपी गई थी। तो भारत अब तो बदल गया, ये नया भारत है। ये ईट का जवाब। No, but that is very silly. That is Mr. Stalin's son, the same gentleman by the way, who has put it out on his Twitter handle. उन्होंने खुद के अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगाया है कि ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, चेन्नई के अंदर जब पाकिस्तान जीता था, हमको हराया था, तो पूरे चेन्नई के क्राउड ने वोट करके तालियां बजाई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और आज जय श्री राम हो रहा है। एक बढ़िया बात बताता हूँ, एक हिपोक्रेसी की बढ़िया बात बताता हूँ, ये स्टालिन की और डीएमके की। ये वही डीएमके, यही स्टालिन है कि जिन्होंने कुछ वर्षों तक श्रीलंकन प्लेयर्स को चेन्नई के अंदर नहीं खिलवाना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने श्रीलंका की एक भी मैच चेन्नई में होने नहीं दी जी। और आज ये टॉलरेंस दिखाने उतरे हैं जी। दुरुस्त बात है। बट द ओनली थिंग इज व्हिच इज वेरी सैड, मैं एक आई विल एंड दिस विद दिस, देन प्रदीप जी वांट्स टू कम इन। सर, पाकिस्तान में जब भारत की टीम जाती थी पहले, अब तो थैंक गॉड वी हैव स्टॉप्ड ऑल बायलैटरल क्रिकेटिंग रिलेशंस विद पाकिस्तान के। कोई बायलैटरल मैच हम नहीं खेलेंगे साहब आपके साथ। आईसीसी इवेंट्स आर अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। वहां पर जो अल्लाह अकबर के नारे जो लगते थे वो ठीक है,
उसके ऊपर मैंने तो नहीं देखा। ये सारे हमारे जो जर्नलिस्टिक कलीग्स हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम अर्निंग अबाउट 2.5 करोड़ अ मंथ एंड 3 करोड़ अ मंथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइटिंग अबाउट कि ये अल्लाह अकबर आप कैसे मतलब बोल रहे हैं क्रिकेट मैच के दौरान, भले वो लाहौर हो, भले वो कराची हो, भले वो पेशावर हो, हमने खुद सुना है साहब, राइट फ्रॉम वेयर 1978 अप टिल टुडे। जो भी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम वहां पर गई है उसको सामना करना पड़ा पूरे स्टेडियम का अल्लाह अकबर बोलते हुए। ये क्या है, ये विडम्बना क्या है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान का, मैं तो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। 1984 का मुझे अभी भी याद है, मैं रेडियो पे सुन रहा था जी। 1984 के अंदर वनडे खेल, सेकंड वनडे चल रही थी फैसलाबाद के अंदर, जिस दिन हमारी प्रधानमंत्री तभी की इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी जी, और ये बाद में न्यूज़पेपर में भी आया। वहां के क्राउड ने तालियां बजाई, सीटियां बजाई जब ये न्यूज बार आई कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई है जी। 1989 के अंदर हमारे कैप्टन कृष्णामाचारी श्रीकांत जी, उनको एक फैन ने थप्पड़ मार दिया जी, पब्लिकली, उसी समय ऑन द पिच नहीं, आउट ऑफ द पिच, but sir, he came into the stadium, he came into the playing area, yes. and दूसरा, हमारे प्लेयर्स मनोज प्रभाकर थे और उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई उसी सीरीज के अंदर जी। माने पाकिस्तान ने हर बार हिंदुस्तान जब भी खेलने जाता था तो अल्लाह अकबर के नारे तो एक थे, लेकिन उन्होंने तो फिजिकल वायलेंस किया हुआ है। हमारी प्रधानमंत्री की हत्या के ऊपर उन्होंने चीयरिंग की हुई है। लेकिन हमारे जो कुछ लिबरल्स हैं, वोक्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो हमेशा से, मैं कहता हूं कि ये उनकी फेयर एंड लवली वोकिज्म है कि हम उनके जैसा होना नहीं चाहते। भाई साहब, आप लड़ाई फेयर एंड लवली से नहीं जीत सकते हो। आपको सर यही रीजन है व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड आई ब्रिंग दिस अप। द न्यू थिंग व्हिच हैज कम अप इज, फॉर एग्जांपल, आई डिडंट वांट टू ब्रिंग दिस अप बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अरुंधति रॉय जी के खिलाफ जो अभी केस हुआ है, प्रॉपर परमिशन मिली है कि उनके खिलाफ केस कर दिया जाए, ये डिस्कवर हुआ है, एंड दिस बाय द वे इज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, कि इनको भारत के खिलाफ, भारत के की जो एक सभ्यता है, परंपरा है, हिंदुत्व है, उसके खिलाफ लिखने के लिए इनको काफ़ी मटेरियल बेनिफिट्स मिले हैं। ये इसकी बैकग्राउंड है। ये बाकी लोग जो हैं, आपको लगता नहीं है इनकी भी एक तफ्तीश होनी चाहिए ये जानने के लिए कि हमेशा ही ये सबसे पहले क्यों कूद पड़ते हैं जब जय श्री राम का नारा लगता है या भारत जीतता है? गजरिया साहब जी, सबके ऊपर होनी चाहिए और सबके ऊपर होगी। न्यूज क्लिक के ऊपर शुरू हुई थी, अरुंधति रॉय के ऊपर हो रही है। बहुत से लोग जो भारत को नीचा दिखाने के लिए और खास करके हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए लिखते हैं, उनका सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। गजरिया साहब, राहुल गांधी जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना, every day, it's a every day continuous sloganeering. 2024 में he says if India alliance comes into, we will see that this is implemented immediately. Now the BJP stand is that you are spreading the venom, the poisonous venom of जातिवाद in the complete country, हर जगह। बीजेपी आगे जाके कह रहा है कि छत्तीसगढ़, कर्नाटका was done before Bihar census and Caste census was done. You have been 2011 से you have been very purposefully keeping it the low profile, उसको उगने नहीं दिया। अभी मोदी सरकार आया तो आपको इम्प्लीमेंट करना है, इन्फोर्स करना है। यो कास्टिंग बोले कि 90 में से सिर्फ 3 ही ब्यूरोक्रेट्स है, ऑफिसर्स है जो, तो व्हाट इज दिस? बीजेपी सेज दैट कांग्रेस इज स्प्रेडिंग द venom or poisonous venom of Jatiwad in the society. Gajaria sir. See, Congress is very uncomfortable because Congress is seeing the unification of what I would call the nationalist voices in India. Okay, now which is the way they can break it? By being casteist. The question is, in 2011, when the first time the topic of caste census came up, who was the first person to oppose it? Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. After that, in the states where they were ruling, they never did this. But one very interesting thing, which I'm very surprised that nobody from the mainstream media asked Rahul Gandhi, can Rahul Gandhi please tell us who was the last OBC president of Congress?
Ji. I'm sure he would not be winning. So Rahul Gandhi is trying his best, and this is not just to win the election. This is also to win the resurgence of the nationalist voice in India. ये इलेक्शन तो एक बहाना है, लेकिन हिंदुओं को बंटवाना है. तो जहां तक कि राहुल गांधी जी का प्रश्न है, जिस प्रकार वो ओबीसी का जो अभी मुद्दा बार बार निकाल रहे हैं, एकदम ये क्या हो गया कि अभी आप ओबीसी का मुद्दा जो है निकाल रहे हैं? इज इट बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट में जो विमेन रिजर्वेशन बिल आया है, इट हैज नाउ बिकम एन एक्ट? इज इट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, और इज देयर समथिंग डीपर टू इट? No, there is deeper to it. It is a ploy to divide the Hindus. Absolutely, it is a ploy to divide the Hindus. They are also seeing politically that OBC is the political backbone of Bharatiya Janata Party. जी. And they want to basically start creating, trouble. So what they want to do is, उनकी जो minority vote bank जिनके लिए वो appeasement करते रहते हैं, उनको वो बचानी है, और साथ में the other vote, जो हिंदू वोट है, उसको उन्हें डिवाइड करना है. लेकिन the bigger sinister game over here is that it is not just political. They want to divide the civilization, because they are seeing that the civilizational resurgence in India is happening at a fast pace, and they want to stop it. So in effect, you divide the entire Hindutva universe into all the castes and subcastes and sub-subcastes, the way it used to be earlier, and then pick and choose as to what you need to do. Is that what you're saying? Absolutely. Congress is employing the ploy which was used by, be it by Muhammad of Ghazni, Muhammad of Ghuri, Alauddin Khilji, or the Mughals later. Divide Hindus and consolidate their own people, and then rule the country. Right. Gadar sir, Rahul Gandhi today also talked that small businesses have been destroyed by BJP and Prime Minister Modi's various decisions. He says the GST and demonetization is a classic example. The छोटे उद्योग totally out of order चला गया है, and MSMEs have been destroyed. He says MSMEs was providing jobs, were providing employment, and the entire basic structure of the MSMEs has been destroyed. That's what Rahul Gandhi says. So how do can you justify what he says? I mean, he says the policies of Prime Minister Modi has destroyed the small business industries, small businesses, sir. So first of all, I mean, after demonetization happened, BJP swept all elections that were taken. Even today, the small traders, the small businessmen are, one of the most vocal supporters of the BJP. By the way, I am a director and a CEO of a MSME myself. Okay, from the time that demonetization was announced till today, my company has gone 3.5 times. And this is the case with most of the MSMEs. Actually, the fact is, because of what happened in demonetization and GST, a lot of structure has come into Indian economy. It has boosted Indian economy. It has also ensured, along with Mudra loans and other loans and other ease of business, it has ensured that businesses are run well, they are run in a proper manner, and also the businesses help themselves and they help the economy. And that's why Rahul Gandhi is, Rahul Gandhi is opposing GST today. Then why was Congress taking credit for GST when GST was announced? They were saying, ye hamari idea thi. Now over here, Mr. Gadare, this really is the last question. I know you really have to go now. The point is, what do you think is the alternative model? I put this question to everybody. What is the alternative model to the Modi model of development, which is in operation today in India? What is the alternative model that the India Alliance has? Have you been able to figure that out? What is the economic model? What? A total welfare state where everything will be available for free, where you will have free electricity, free water, free education, free health, free travel, free everything. Is that it? Or, I mean, what? Have you been able to figure it out? See, Congress and its allies, their model of economy can be explained as the 3S model of economy. The 3S over here are scheme, scarcity, and scam. Scheme announce करो, झूठे welfare की, उसके ऊपर scarcity create करो,
और स्कैर्सिटी क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर स्कैम करो। कर्नाटका की हालत आज ये हो गई है कि कर्नाटका ने अब उत्तर प्रदेश से 300 मेगावाट बिजली का अग्रीमेंट करना पड़ा है। कर्नाटका के अंदर जो इन्होंने फ्रीबीज निकाले, पहले तो ये फ्रीबीज पूरे के पूरे दे नहीं पा रहे, और जहां जहां पे भी उन्होंने फ्रीबीज का डाला वहां पे आज कर्नाटका के अंदर इतनी हालत खराब है लोगों की कि लोग आज गुस्से में हैं। वहां के जितने भी बस ऑपरेटर्स थे, Bangalore is a big city, especially when it comes to, because of the taxis and other things. People are crying. कांग्रेस का लेकिन ये पुराना मॉडल है, सबसे पहले स्कीम निकालो कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, जिससे स्कैर्सिटी तो क्रिएट होगी। अगर स्कैर्सिटी क्रिएट होगी तब जाके ये लोग स्कैम कर पाएंगे। तो ये 3S मॉडल ही ये दे सकते हैं। Very early days yet, Mr. Kajaria. I think we should wait with our judgment with regard to Karnataka. It's very early days yet. I agree that there are lots of problems because Pradeep ji, they promised free travel for women. Very unfortunately, all the taxi drivers, all the auto drivers, and everybody else says, "Hey, what about us?" Because earlier, all the taxis and autos, the women were using. Now they're not using it. They're Women using are not only going at transport all. buses. And I last agree. 2 दिन से the absolute scarcity where lights are concerned, electricity is concerned. No, so which is true, which is why you've not had enough production of electricity in Karnataka. But then, according to the new power model that there is in the country, you can buy it from anywhere. So, which is all right. They can even buy it from Mizoram if they want. Where's the problem? But in any event, Mr. Kajaria, great pleasure talking to you as always. Thank you very much, sir. And I hope what you said actually comes true. That all of us are actually able to go and pray at the Sharda Peeth. बहुत जल्दी शारदा पीठ पर हम सब लोग जाकर के माँ शारदा का दर्शन करें, जो आज की तारीख में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अगर वो जल्द से जल्द आए और एक बार फिर शारदा पीठ जो है, it should come back into its old glory as one of the greatest centers of learning in India. I hope that happens. Mr. Kajaria, thank you very much. Vande Mataram. वंदे मातरम। You know the idol for this particular temple, Yes. which is just been opened, वो तिटवाल के पास जो है वो नया जो टेम्पल बनाया है, पुराना है actually. The idol was sent from Sringeri. The Shankaracharya of the Sringeri Mutt, he himself went over there, had it installed, and it was inaugurated by the Home Minister Mr. Amit Shah via video link. So I think that's a great thing. नवरात्रि के वक्त पहली बार वहाँ पे नवरात्रि 1947 के बाद. But I really want to know, because I can't find it anywhere. If somebody can help me out over here, where is the old idol? जो पुरानी शारदा माँ की जो वहाँ पर मूर्ति थी वो कहाँ है? कि नहीं आपको वहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ी? क्या उसको तोड़ दिया गया? क्या उसको लूट के ले गए? क्या हुआ उसका मतलब? I really would like to know. But it's a great thing. Things have begun. I mean, पूजा शुरू हो गया. Navratri, first time since 1947. But that's really truly wonderful. What is wonderful is wonderful. What is not wonderful, Pradeep ji, is the price rise. Let's be very clear. आज की तारीख में the kind of prices we've had to pay for everything. This Navratri also, all the dresses for the dandiya, all the girls are complaining, और dresses जो हैं dandiya की इतनी बढ़ गई हैं, ये हो गया, वो हो गया. Let's ask Mr. Rakesh Shetty of the Congress. Rakesh Shetty साहब, नमस्कार. नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। क्या आज बड़े टायर्ड लग रहे हैं? क्या बात है, आप फास्ट में हैं क्या सर? नवरात्रि का फास्ट है क्या? राकेश शेट्टी साहब, I think we are having an issue with the network with Mr. Rakesh Shetty for the first time. जी राकेश शेट्टी साहब, ये बताएं, 5 स्टेट में जो अभी सर्वे आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस इज अहेड, आगे। क्या ये चुनाव के एंड तक, परिणाम तक आगे ही रहेगी? ये बताएं सर। आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम। देखिए, सबसे पहली बात तो जी बोलिए सर। सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव तो अभी शुरुआत है जी, और ये 5 स्टेट का जो सर्वे आया, ये जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की बात है कि सर्वे हमारे फेवर्स में है। मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन द एंड सब लोग पब्लिक है जो सब करने वाली है, और पब्लिक इस देश में इतने परेशान है। पिछले 9 सालों से हमने देखा कि लोगों का से जो वादा किया गया वो भारतीय जनता पार्टी
निभा नहीं रही है। दूसरी बात कि आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इतना, बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को नौकरी नहीं है, और इन्फ्लेशन इज ऑल टाइम हाई। ये सब मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 450 का सिलेंडर 1200 करके 200 रुपया का छूट देने से कुछ नहीं होने वाला। तो जी। ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा 2025 चुनाव से पहले ये प्रीमिस है जिसको जी। लेकिन शेट्टी साहब, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे कि कर्नाटक में जो भी आपने वादे किए वो आप निभा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी जो अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता थे हमारे जितेन गजारिया साहब, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने वादे किए कर्नाटक में वो निभाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? देखिए, उन्होंने अभी अभी बताया कि उन्होंने कर्नाटका सरकार को उत्तर प्रदेश से एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एग्रीमेंट करना पड़ा जी। तो ये 5 साल तो ये लोग की सत्ता में थे, हमारे हाथ में सत्ता आकर 4 महीने नहीं हुए, तो आप 4 महीने में कैसे जज कर सकते हैं? करेक्ट। उनको टाइम दीजिए। कर्नाटका सरकार के पास 5 साल है, वो जरूर डिलीवर करेंगे और हमें पूरा विश्वास है सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जी के लीडरशिप के ऊपर, और कर्नाटक की जनता को भी विश्वास है, और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो जो वादा किए वो पूरा करेंगे। क्योंकि आज हम देखिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए कि आज हमारा 5 साल सरकार चला, जो जो वादा किए थे हमने मैनिफेस्टो में सब पूरा किया हम। इसलिए दोबारा वहाँ की जनता हमें सोच रही है कि कांग्रेस को सत्ता पे फिर से लाना चाहिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। कांग्रेस के जो लोग हैं वही वादा करते जो पूरा कर सकते हैं। हम कुछ 15 लाख नहीं बोलते, अगर हम 6000 दे सकते तो 6000 ही हमने वादा किया। हम पहले 15 लाख बोलकर बाद में कोई ऐसे हम बात नहीं करते, तो हम कर सकते वही वादा करते। मतलब आगे जिले जो किया है करना है। I think we are having a bit of a problem with the network as far as Mr. Rakesh Shetty is concerned. What the point he was making is very very important. Please correct me if I'm wrong. What he said was Karnataka government will deliver. It's been in power for only 4 months. Chhattisgarh government has delivered on all promises. Rajasthan government has also delivered on all promises. So as far as the Congress governments are concerned, we always deliver on all our promises. That's what he said. Yes, bilkul. And the fact that the Karnataka government, and this is a very important point by the way, Pradeep ji, what Rakesh Shetty साहब mentioned, कि अगर 350 मेगावाट बिजली उनको उत्तर प्रदेश से खरीदनी पड़ रही है, वो इसलिए खरीदनी पड़ रही है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने पावर प्रोडक्शन बढ़ाई नहीं। जो पावर प्रोडक्शन है अगर वो बढ़ा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। Exactly, sir. जी। Now, if he's there on the line, Shetty Saab, can you hear us? Not yet. I think he'll be back. I think we are still trying to fix his network. जी। See, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को वही चाहिए कि if you can provide us the kind of free transport that the Congress talks about, if you can provide us 10 kg rice that the Congress is talking about, you're giving the woman pension the way Congress is talking about, if you're talking about senior citizens. I think Mr. Shetty is ready now. Shetty Saab, you know, Rahul Gandhi ji pehle baar has lashed out at the BJP and the people who asked him questions about परिवारवाद। आज तक जब भी मोदी साहब ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के बातें करते थे, there was not an instantaneous aggressive reply from Rahul Gandhi ji. Rahul Gandhi ji today lashed out and said, what is परिवारवाद? You first tell me what is Rajnath Singh? What is Amit Shah's son? How is he qualified? Then he talked about Anurag Thakur. Now, this is what Rahul Gandhi said, the dynastic politics is there even in the BJP. Rahul Gandhi first time. आप लोग हमेशा बोलते थे, but Rahul Gandhi first time. Rahul Gandhi has retaliated. But the problem is different. The problem is from within the party. Shashi Tharoor says that this is a family run party. ये family run party है और हम लोग सरकार अगर we form the government, Rahul Gandhi will be the prime minister or Mallikarjun Kharge will be the prime minister. Now, Rahul Gandhi is aggressive. Shetty साहब, Rahul Gandhi ji aggressive है. He's taken over on this परिवारवाद head on. बोले कि BJP, you answer these questions. Which is nice. Now, but you got
someone within your party, Shashi Tharoor, highlighting that we are a family-run party. Rakesh Shetty ji, how? राहुल गांधी जी एग्रेसिव है, बट पार्टी उसको खींच रहे पीछे। नहीं, देखिए, जो परिवारवाद का इशू है वो राहुल जी ने सही कहा कि एक लिस्ट ऑफ लीडर्स है जो भारतीय जनता पार्टी के, राजनाथ सिंह है, आप वसुंधरा राजे उनका लड़का नेशन है, उसी तरह आप अनुराग ठाकुर का देख लीजिए, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस देख लीजिए, पंकजा मुंडे देख लीजिए, और मतलब पूरा, मतलब अभी तो इनको जो परिवारवाद एनसीपी को आरोप लगा रहे थे, वैसे अजित पवार, छगन भुजबल, इनके घर पे एमएलए भी है, एमपीज भी है, और जितने भी लीडरों को भी इन्होंने अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन्होंने लेके मंत्री बना दिया। तो परिवारवाद का जो इशू है वो इशू है ही नहीं, वो देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन जहाँ परिवारवाद का सवाल है राकेश शेट्टी साहब, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, परिवारवाद तो हर पार्टी में, कौन सी पार्टी में नहीं है, हर पार्टी में है। किसी का नेफ्यू, किसी की नीस, किसी का कोई, हर पार्टी में होता है। और आखिर में लोग वोट करते हैं ना सर, आप जिस मर्जी फैमिली से हो, इट इज द पीपल हु हैव टू वोट फॉर यू। सीधी बात है। अभी मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, शशि थरूर जी ने ये कहा, आपने कहा, मैंने सुना नहीं स्टेटमेंट, आप कह रहे, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार पूरे मैंडेट पे आई थी यूपीए 1 में, तो देयर वाज अ चांस ना सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी जी। यूपीए 2 में राहुल गांधी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। राहुल गांधी जी चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। अभी ये लोग ने इतना बड़ा बलिदान दिया, कोई ये बात ही नहीं कर रहा है। सोनिया गांधी जी को तो शरद पवार से लेकर जितने बड़े लीडर्स हैं, आपको याद होगा वो टेलीविजन का विजुअल्स कि सभी बड़े नेता जाकर मंच पे कह रहे थे, सोनिया जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मगर सोनिया जी ग्रेसफुली कहा कि मैंने अपने आत्मा को टटोला, मुझे ऐसा इनर वॉइस है कि मैं नहीं बनना चाहूंगी प्राइम मिनिस्टर। बल्कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो लोकसभा से आए भी नहीं थे, इलेक्टेड भी नहीं थे, मगर सोनिया जी जानती थी कि देश में का जो हालत है, देश में जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था और इकोनॉमिक्स को अगर कोई बेहतर समझ सकता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से बेहतर प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, करके उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर इस देश का बनाया। और एक बार नहीं, 2 बार बनाया। 2009 में सेकेंड टाइम इस देश की जनता ने मैंडेट दिया, तब राहुल गांधी तो बहुत ही एक्टिव थे। आपको पता होगा 2009 के चुनाव में सबसे स्टार प्रचारक और सबसे ज्यादा भीड़ राहुल गांधी को देखने आती थी। और राहुल गांधी, ये जो मीडिया खिलाफ बात कर रहे हैं, उसी मीडिया, वही मीडिया थी कि जो राहुल गांधी को बहुत ही यंग डायनामिक लीडर करके प्रोजेक्ट कर रही थी, यही न्यूज चैनल्स। और उसके बाद जब रिजल्ट आने के बाद राहुल जी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया प्राइम मिनिस्टर पद का पोस्ट। In fact, he did not even accept a minister's post, and that too after having been the star campaigner in Uttar Pradesh। और उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा 2009 में कांग्रेस 20 सीटें लेकर के आई थी। You won 20 seats in उत्तर प्रदेश। करेक्ट जी। लेकिन अभी आपके खिलाफ एक आरोप है सर। आप मुझे बताइए जी, अभी आपके खिलाफ एक आरोप है कि आप जो ओबीसी की बात कर रहे हैं ना, कि ओबीसी सेंसस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बीजेपी का आप पे आरोप है कि आप हिंदू समाज को दोबारा पोखर करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। इसकी वजह से, क्योंकि ज्यादातर ओबीसी आज की तारीख में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप एक बार फिर हिंदुत्व को डिवाइड करना चाह रहे हैं, हिंदू परिवार को आप डिवाइड करना चाह रहे हैं सर। इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी 2014 से आज 2022 तक आप कंटिन्यूस, आप लोग जाति समीकरण की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड का बात करते हैं। आप ये बात कर सकते कि मुसलमानों को ये मिला, ये नहीं मिला, ये सब बात कर सकते हैं। तो ये भी तो फैक्ट है कि जाति के आधार पे भी तो देखना चाहिए कि ब्राह्मण्स को क्या मिल रहा है, क्षत्रिय को क्या मिल रहा है, ओबीसी को क्या मिल रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों को क्या मिल रहा है, एसटी को क्या मिल रहा है। सबका तो अधिकार है। तो वही बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते? मैं भारतीय जनता पार्टी को ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ओबीसी समाज के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं क्या? राहुल जी ने तो यही कहा कि सेंसस जाति प्रमाण से अगर होगा तो उनके लिए बेहतर स्कीम बना सकते हैं।
उनका भी भागीदारी में हिस्सा हो सकते हैं। दिल्ली में 94 आईएएस ऑफिसर्स हैं, उसमें से सिर्फ 4 लोग ओबीसी समाज के हैं। आप समझ रहे? तो उनका भी तो भागीदार है, उनको जो हक मिलना चाहिए, वही बात हम कर रहे हैं। तो क्या हिंदू के नाम पे आप वोट लेना चाहते हैं और उसी हिंदू में ओबीसी भी आता है जिनको आप इग्नोर कर रहे हो? तो हमारा तो यही बात है कि ओबीसी इस देश में 54% है, तो उनको भी तो भागीदार दीजिए, उनको भी तो अधिकार दीजिए। और ये मांग मुझे लगता है गलत नहीं है, सही है। प्रदीप जी, शरीफ साहब, राहुल गांधी जी हैड अ फैंटास्टिक रोड शो इन मिजोरम। मिजोरम में जबरदस्त लोगों के साथ उनका संपर्क था। पीपल अप्रिशिएटेड, पूरे फ्लॉक एक साथ आए, जैसे जोड़ो यात्रा में जा रहा था, लोग साथ साथ चल रहे थे उनके। जबरदस्त तरीके से उनको रिस्पॉन्स मिला। राहुल गांधी जी वहां कहा कि आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट योर फ्रीडम, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट योर ट्रेडिशन, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट योर रिलीजन. BJP and RSS has always targeted me and the Congress. We are going to fight these fascist forces. But शेट्टी साहब, क्या आज फ्रीडम, ट्रेडिशन, रिलीजन खतरे में है जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं? Is it under threat? करेक्ट, इट इज डेफिनेटली अंडर थ्रेट, बिकॉज मैं आपको रीजन बताता हूँ। आपने ये सुना है ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है बीफ बैन होना चाहिए। बिल्कुल सुनो सर, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। आप उधर पूछिए बीफ बैन है कि नहीं है जी। अरुणाचल प्रदेश में पूछिए बीफ बैन है कि नहीं है, गोवा में पूछिए बीफ बैन है कि नहीं है। ये जो 7 सिस्टर्स हम कहते हैं, इधर देखिए सर, 19 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है। वो लोग बोलते हैं ना कि एक देश एक कानून, कितना दोगलापन है मैं आपको अभी बताता हूं। सिर्फ 10 स्टेट में, बीजेपी स्टेट में बीफ बैन है, बाकी 9 स्टेट में बीफ बैन नहीं है। तो मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, आसाम हुआ, ये सब स्टेट में ये इनका सब कल्चर बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया और हिंदी हार्टलैंड से कंप्लीटली अलग है। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मुंबई में आप डॉग को मार नहीं सकते, मगर नागालैंड में डॉग को पकड़ते भी है, खाते भी है। वो उनका कल्चर का भाग है, तो कैसे रोक सकते हैं हम उनके कल्चर के भाग को? और वो आज से नहीं है, वो करीबन हजारों साल से उनका वो कल्चर का पार्ट है, ट्रेडिशन का पार्ट है। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी जो जनता को बड़े मंच पे जो बोलती है, वो दरअसल झूठ है, धोखेबाजी है। क्योंकि वो बोलने के लिए 1 नेशन 1 लॉ बोलती है। जीएसटी जब लाया तब बोला ना 1 नेशन 1 लॉ, तो जीएसटी आपने पेट्रोल, डीजल और लिकर के ऊपर क्यों नहीं लगाया? अपने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के ऊपर आप देखोगे 70-80% से ज्यादा टैक्सेस लगे हुए। व्हाई डोंट यू गेट इट इनसाइड जीएसटी? क्योंकि आपको पता है कि आज जो पेट्रोल का प्राइस 100 के ऊपर है, तो सीधा 60 या 70 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब राजनीति जो है अपना कन्वीनियंस का करते हैं। उनका कोई भी एजेंडा आप देख लो, कोई भी फ्रेमवर्क आप देखो, उसमें आपको मालूम पड़ेगा 1 नेशन 1 लॉ बोलते हैं, किधर भी 1 लॉ नहीं है। ये सेम मिजोरम में जब राहुल गांधी जा रहे हैं ना, वहां पे अपना खुद का अलग रूल, अलग ट्रेडिशन चलता है। जैसे कश्मीर में 370 हटाया आपने, वो सब 7 सिस्टर में 370 सेक्शन, वहां पे भी आप जाके लैंड खरीद नहीं सकते। राजू बजाज बोलेंगे मैं जाता हूँ मिजोरम में, अरुणाचल में लैंड खरीदता हूँ, आपको वहां पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे 371 कलम है और वहां का लोकल आदमी ही वहां का लैंड ले सकता है। तो इनका जो बड़े बड़े भाषण हम सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी का, ये सरासर झूठ है। और उनका अपोजिशन के लिए अलग रूल है, मापदंड है, और अपने पार्टी के लोगों के लिए अलग मापदंड। राहुल गांधी जी ने आगे जाकर कहा कि मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर द स्मॉल बिजनेसेस हैव बीन वाइप्ड आउट। राहुल गांधी जी कहा कि यू हैव डिस्ट्रॉयड द स्मॉल बिजनेसेस, आपने एमएसएमईज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एमएसएमईज वो जॉब प्रोवाइडर्स, जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये छोटे छोटे उद्योग ही प्रोवाइड कर रहे थे। टुडे जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन, राहुल गांधी जी ने 2 चीज उन्होंने हाईलाइट किया, मतलब जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस हैज डिस्ट्रॉयड द स्मॉल बिजनेसेस, created unemployment, jobs are not there, and Prime Minister Modi is only considering providing benefits to big industrialists.
और राहुल गांधी जी ने क्लियर कट अडानी जी के नाम लिए कि यू आर प्रोवाइडिंग all benefits only to giant industrialists like Adani ji. You are not at all bothered about the small businesses, and GST and demonetization has been the biggest failure of the government. क्या आप how do you talk about this, Shetty साहब? See, after गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिमोनेटाइजेशन किया और उसके बाद जीएसटी किया, इसके कारण करीबन 60 लाख स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है पूरे देश में, और उसके बाद करीबन 12 करोड़ लोगों ने होल ऑफ कंट्री में बात कर रहा हूँ 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां हाथ से खो गए और उनके पास और दूसरा कोई अल्टरनेटिव बिजनेस नहीं है, इनकम स्रोत नहीं। तो इस देश में ऐसा पॉलिसी बनाया जा रहा है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब से गरीब मिडिल क्लास गरीबी रेखा के नीचे चला जा रहा है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन भी था, वो अनप्लान था, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले सभी स्टेक होल्डर से बात करना था, वो भी नहीं किया। आज जीएसटी भी आपने जब इम्प्लीमेंट किया तो आप बोलते हो जीएसटी बहुत बड़ा सक्सेस है। आपको पता है मोर देन 95 डिफरेंट नोटिफिकेशन निकालना पड़ा आपको जीएसटी लॉन्च करने के बाद। अरे हाँ, इस चीज को हमने ज्यादा लगाया, उसको आपने चेंज किया, तो 94 नोटिफिकेशंस निकाला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जीएसटी के बाद, मतलब उसको ठीक करने के लिए। अगर ये सब चीज आप पहले किया हो जाता तो इतना बड़ा नुकसान इस देश के जनता को नहीं फेस करना पड़ता। आज मैं आपको बता रहा हूँ 60 लाख इज नॉट अ स्मॉल नंबर, 60 लाख माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव बीन शट डाउन that used to employ crores of people. crores of people. That's right, absolutely true, absolutely true. And nobody is held accountable, nobody is taking responsibility for it, most importantly. लेकिन यहाँ पे शेट्टी साहब एक चीज़ है आपसे दो सवाल हैं एक्चुअली। एक, जो आपका ट्रेडिशनल वोटर था, स्पेशली मुस्लिम वोट जो था, माइनॉरिटी वोट जो था, वो वापस आपके पास आ रहा है, ये देखने को मिला है। उसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट वोट जो था वो भी पहले कांग्रेस के पास ही था टिल द बीएसपी केम अलोंग। अब सुनने में ये आया है कि वो भी वापस जा रहे हैं कांग्रेस के पास। इज दैट ट्रू मिस्टर शेट्टी? सर ऐसी बात है कि ये दो तो आप बता रहे, मैं आपको बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में अच्छे दिन की बात की एंड इसने कहा कि मैं सीईओ बन के काम करूंगा, तो करीबन 6 to 7% ऑफ यंगस्टर्स इमीडिएटली, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स भी थे 2019 में और 2014 के भी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, वी ऑब्जर्व दैट 7% ऑफ एजुकेटेड अर्बन सिटीज के बच्चे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लग गए। आज 9 साल का इनका कामकाज देखने के बाद ये आप माइनॉरिटी बता रहे, ओबीसी बता रहे, एससी एसटी बता रहे, एक चीज मैं कह रहा हूँ 7% वो जो शिफ्ट हुआ था फर्स्ट टाइम 2014 में और 19 में, वो बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आप इस 2024 के इलेक्शन में देखोगे। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है जो हमारा अर्बन में एजुकेटेड क्लास है, क्योंकि वो समझ चुका है कि पिछले 9 साल में किस तरह उद्योगपति को बेनिफिट किया गया और गरीबों के खिलाफ अत्याचार किया गया, ये उनके सामने स्पष्ट है। बिकॉज वो सिर्फ इंडियन चैनल से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट पढ़ते हैं और वो पढ़ते ही समझते भी है। और जो जागरूक लोग हैं ना इस सिटी में एजुकेटेड का, जो ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट डाला था, वो 6 to 7% वोट में आपको कह रहा हूँ वो आपको शिफ्ट करने का देखेंगे चुनाव में आगे। शेट्टी साहब, यू नो बीजेपी इज टेकिंग क्रेडिट फॉर 370। आप आर्टिकल 370 के बाद किए, बीजेपी सिंह लुक इस शारदीय नवरात्रि में फर्स्ट टाइम सिंस 1947 कुपवाड़ा के शारदा मंदिर में पूजा हुआ। यू नो वी कुड डू पूजा, ही सेड दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। राइट फ्रॉम 1947 से लेके आज तक वहां पर पूजा नहीं हुआ था, नॉट अलाउड टू डू पूजा। नाउ दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द चेंजेस that Prime Minister Modi, Article 370, access for Indians into Kashmir with ease and ease of business, अलग-अलग प्रकार के tourism increase, हर चीज बात कर रहा है। But today BJP was highlighting the very fact that after 1947 you could offer prayers and puja in that particular Sharda temple. Is it not an achievement, Shetty साहब? सर आज 1 महीने नहीं हुआ, 5 बड़े-बड़े अधिकारियों को
एक जम्मू कश्मीर पुलिस का और करीबन 4 लोग इंडियन आर्मी के आतंकवादी हमले में वो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। 370 हटाने के बाद क्या आतंकवादी गतिविधियां कम हुए इस देश में कि बढ़ी है? वहां पे इंटरनेट बंद है, वहां पे लोगों को आप हाउस अरेस्ट रखते हो और आप कहते हो कि डेवलपमेंट कहाँ पे है? डेवलपमेंट कौन सा इन्वेस्टर आज जम्मू कश्मीर में जा रहा है? वो कश्मीरी पंडित के ऊपर इन्होंने कश्मीर फाइल्स करके एक पिक्चर को खुद भारतीय जनता पार्टी प्रमोट किया। उसके बाद इतने कश्मीरी पंडित सड़क पे आके चिल्लाने लग गए कि हमारे ऊपर इतने साल से जो अत्याचार हो रहा है, भारत मोदी सरकार आके 6-7 साल हो गया, अभी तक हमें कोई रिलीफ मिला नहीं है और वो लोग घाटी छोड़कर आ रहे हैं। तो इधर है डेवलपमेंट। आप मुझे बताओ कौन सा मल्टीनेशनल ने जम्मू कश्मीर में एक फैक्ट्री लगाया? या आईटीसी ने जाके होटल खोलने वाली थी, इधर खुला एक होटल भी वहां पे। तो आतंकवादी गतिविधियां वहां पे बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और 1 महीने के अंदर 5 जवान हमारे शहीद हुए, उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। तो मोदी जी भले क्लेम करते रहे, परसों के दिन एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बहुत ही चुपके से एक हमारे आतंकवादी गतिविधियों में एक और जवान हमारा एक्सपायर हुआ, तो बहुत ही चुप की तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया ताकि कोई और मीडिया और नेशनल मीडिया को पता ना चले। तो ये सब मेजर न्यूज चैनल्स क्या कर रही है कि जो भी ऐसे गतिविधियां उसको अंडर द कारपेट डाल रही है और बहुत ही अच्छा पिक्चर देश के सामने पेश करने की कोशिश कर रही है। मगर कश्मीर की जनता भी जानती है, वहां पे अभी अगर वहां के लोग खुश हुए तो वहां पे अभी हुआ ना पंचायत इलेक्शन, कांग्रेस स्वाइप कर लिया वहां पे। अगर उतना ही वो लोग खुश थे 370 हटाने के बाद, तो वहां पे आपको वोट मिलना चाहिए। कॉर्पोरेशन चुनाव में कांग्रेस हैड स्वीप्ट द इलेक्शंस है। Yes, yes. Absolutely true. You won the Hill Council. कारगिल का जो हिल काउंसिल है आप लोगों ने जीता है. But that is after Mr. Rahul Gandhi's motorcycle yatra all the way up to Kargil and Ladakh. You won the Hill Council, on that there is no doubt, along with the National Conference of course. और इसके ऊपर भी आपके खिलाफ क्रिटिसिज्म होता है कि जो पाकिस्तान लविंग फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा जो हैं, महबूबा मुफ्ती जो हैं वो आपके साथ हैं. सर राकेश रेड्डी साहब. मुफ्ती महबूबा तो आप भारतीय जनता पार्टी तो उनको इतने क्रिटिसाइज करते थे, मगर हमने देखा कि पिछले जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, उसका अलायंस कौन था सर? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कौन था सर? जी, मुफ्ती जी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। शी वाज द चीफ मिनिस्टर। इनका जो लीडर था वो डेप्यूटी सीएम बना था जम्मू कश्मीर में। Yes. वो 2.5 साल बाद उनका अलायंस टूटा है। तो वही ना, जब वो अलायंस पार्टनर उनके थे तो वो देशभक्त थे, जैसे वो इंडिया करके अलायंस में आ गए तो वो देशद्रोही हो गए। तो ये सबको सर्टिफिकेट देने का बात करते हैं। जो पत्रकार उनकी तरफ है उनको वो देशभक्त बताएंगे, जो पत्रकार उनके खिलाफ है उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बनाएंगे। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और आप भी अर्बन नक्सल हैं सर राकेश रेड्डी साहब. बिल्कुल। मोदी जी ने बोला है, मोदी जी ने बोला कांग्रेस बीइंग रन बाय अर्बन नक्सल्स. ये क्या होता है सर अर्बन नक्सल? कुछ समझाए जरा, मुझे समझ में नहीं आया. ये तो देखो नरेंद्र मोदी जी से पूछना पड़ेगा। अर्बन नक्सल किसान आंदोलन करेंगे तो खालिस्तान में जोड़ देते हैं। मुसलमान ने अगर थोड़ा प्रोटेस्ट कर लिया तो उनको अलकायदा से जोड़ दोगे या इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दोगे। आदिवासी आ गए तो उनको मॉइस्ट बना के गोली मारोगे। तो स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी के आ जाते हैं उनको टुकड़े टुकड़े गैंग करके मार देते हो। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बट शेट्टी साहब, मोदी साहब का कहना है कि योर डिसीजंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिसीजंस मेनली आउटसोर्स किया जा रहा है। मोदी साहब कह रहा है इट्स आउटसोर्स्ड एंड ही सेज जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के अंदर उनको मुंह पर ताला लगा दिया है, बोलने नहीं देते, उनके डिसीजन होता नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और फिर बीजेपी के सोशल मीडिया कैंपेन चालू हो गया कि चाइनीज गांधी, फिर वो न्यूज क्लिक का ये। तो is there no democracy within the Congress? Is the decision making of Congress outsourced to other countries? अगर कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं होता तो इस पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी होते परमानेंट। मगर लास्ट टाइम आपने देखा कि चुनाव हुआ, चुनाव में 3 प्रत्याशी लोगों ने फॉर्म भरा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भरा, शशि थरूर ने भरा
KN त्रिपाठी करके झारखंड के एक लीडर ने बना। KN त्रिपाठी जी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाद में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़े, तो मैक्सिमम वोट खड़गे जी को मिला, वो प्रेसिडेंट है। आज भी जो भी डिसीजन हो रहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ले रहे, तो किधर है मतलब इनके पार्टी में जो भी डिसीजन हो रहा है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दो लोग ले रहे। परसों अमित शाह चले गए थे राजस्थान, वसुंधरा राजे को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, वहां पे लोग नाराज है। आप मध्य प्रदेश में 4 टाइम्स, मतलब आपसे भी ज्यादा, मतलब नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा टाइम जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, वहां पे आप जाके बोल रहे हो कि मध्य प्रदेश में कि आप कमल के चिन्ह को देख के वोट डालो, कमल ही हमारा लीडर है, कमल ही सब कुछ है, बाकी किसी लीडर को मत देखो। मतलब आप आपके ही सिटिंग चीफ मिनिस्टर को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये हमें समझ में आ रहा है, आपके जो बड़े बड़े लीडर थे उनको आप ऐसा बारी आ गई कि केंद्रीय मंत्री को एमएलए का टिकट देकर चुनाव में लाना पड़ रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, राजस्थान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमएलए लड़ा रहे हो। तो ये अगर परिस्थिति अच्छा होता है और मोदी का जादू अभी भी अगर चल रहा होता तो आप किसी भी टॉम डिक हैरी को चुनाव में लड़ा के जिता सकते थे। अगर आज परिस्थिति ऐसा क्यों हुआ है कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन मिनिस्टर्स को एमएलए के चुनाव में लड़ने का टिकट देना पड़ रहा है, उनसे आपको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आप जाइए ग्राउंड में चुनाव लड़िए। जी दुरुस्त बात है। और यहाँ पर तो ये हुआ कि मध्य प्रदेश में आदरणीय सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान साहब का नाम ही नहीं आ रहा कहीं। मतलब बिल्कुल, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, वो आप खोज पाए उनको, कहाँ है अभी वो शिवराज सिंह चौहान? अरे उनको तो पोस्टर से गायब करवा दिया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर का फोटो नहीं डालने दे रहे पूरे मध्य प्रदेश के जो भी पार्टी के बैनर्स आ रहे हैं उसमें उनका फोटो गायब कर दिया। नहीं तो मेरा ये कहना है सर राकेश शेट्टी साहब, चलते चलते कि भाई ठीक है, मोदी जी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, द मोस्ट पॉपुलर लीडर टुडे इन कंट्री, लेकिन मोदी जी विल नॉट बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और राजस्थान और मिजोरम। तो वहाँ अभी तक बीजेपी ने अपने सीएम अनाउंस नहीं किए हैं। मतलब हमें सबको मालूम है कि साहब अगर छत्तीसगढ़ में आप लोग जीते तो आदरणीय बघेल साहब बनेंगे, अगर मध्य प्रदेश में जीते तो कमलनाथ जी बनेंगे, राजस्थान में अशोक गहलोत जी 100% बनेंगे, तेलंगाना में शायद ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई बिलीव योर प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना हैज डन अ वंडरफुल जॉब, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, नाम तो उन्हीं का आ रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से मतलब व्हाई दिस कंफ्यूजन? नो रीजनल लीडर्स कोई है नहीं क्या? मतलब उनको सबको खत्म कर दिया क्या, सफाया कर दिया उनका क्या? वो एक जमाने में बीजेपी के पास जबरदस्त रीजनल लीडर्स हुआ करते थे। देखिए क्या है कि आप जब किसी अपने पार्टी कलीग के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है और आपके पार्टी कलीग को आपको अपॉर्चुनिटी नहीं जब देना नहीं है तो आप इस तरीके का हथकंडे आप अपना दिए। सबसे पहली बात आप देखना कि जैसा ये 5 राज्यों का रिजल्ट आएगी तो कांग्रेस कंपिंग मेजोरिटी में जीतेगी। हाँ, इसलिए नहीं जीतेगी कि हम बहुत ताकतवर है, इसलिए भी जीतेगी क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता नाराज है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहा, सीनियर लीडर्स को कुछ नहीं समझ रहा। आप राजस्थान जाते हो तो वहां पे 2 टाइम्स मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आप पूछते नहीं है, तो दिस इज नॉट, इसको ही डिक्टेटरशिप बोलती है। और ये लोकतांत्रिक देश है और राज्यों में अपना स्टेट लीडर्स का एक प्रभाव होता है, ये माने या ना मानो। आप गुजरात से बाहर इनका कुछ नहीं है। आज आप उत्तर प्रदेश चले जाओ तो वहां पे नरेंद्र मोदी को कोई नहीं पूछ रहा, योगी आदित्यनाथ को पूछ रहा है। योगी आदित्यनाथ हैज बिकम लार्जर देन लाइफ, वो अब भारतीय जनता पार्टी का वहां से फ्यूचर लीडर है। तो नरेंद्र मोदी ने सब लीडर्स को जो आइसोलेट करने का कोशिश किया, इधर देवेंद्र फडणवीस को भी कर लिया, सबको कटिल, इसका असर इनके ग्रासरूट कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता पे हो रहा है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब देने वाले। आप देखिए तो राकेश शेट्टी साहब ये भी बता दें, क्या अगला टारगेट योगी आदित्यनाथ जी हैं भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, ये तो आपको पता नहीं है, बट हमारे पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपना छवि वहां पे बढ़ा रहे, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह नॉट वेरी हैप्पी विद हिम, और आने वाले दिनों में आप देखो एक दूसरे को चेकमेट करने का काम ये लोग जरूर।
राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। चलते चलते एक प्रेडिक्शन सर, प्रेडिक्शन 5 स्टेट इलेक्शंस, किस किस स्टेट में जीत रहे हो सर? नहीं, मेरे को पांचों स्टेट में पूरा आशा है, और जो गारंटेड है सिर्फ तेलंगाना में वी आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, बट आउट ऑफ 5 4 स्टेट इज फॉर श्योर। 4 states you sure, right? Wonderful. Fantastic. Congratulations. But आपके अध्यक्ष Rahul Gandhi ji is confident about 5 out of 5. Now he says 5. Sharif साहब 5 out of 5, Rahul Gandhi ji. Wonderful. Thank you. Wonderful sir, wonderful. Rakesh Shetty साहब, always a pleasure talking to you. Thank you very much. Namaskar. Thank you. जय हिंद सर। Jai Hind sir, Jai Hind. Namaskar. The very confident Congress, very confident of everything, and now they're very confident also because of the fact that these surveys have, you know. Yes, sir. And sir, the most important thing आपने कहा कि they have regional leaders. Everybody is a regional leader. State chief ministers. In fact, कर्नाटक में 2 थे. They had competition को किसको CM बनाए. सिद्धरामैया, DK शिव कुमार. So is the case in Rajasthan. Exactly. एक अशोक गहलोत, एक सचिन पायलट. बिल्कुल. अब दिग्गज नेता बना के रखे. मध्य प्रदेश में देखिए कमलनाथ जी हैं, अपने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब हैं, जबरदस्त है सर। बीजेपी को क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। एक जमाना था प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रादेशिक नेता हुआ करते थे वो जबरदस्त हुआ करते थे, दैट वाज देयर स्ट्रेंथ। तो वो स्ट्रेंथ जो डिस्ट्रॉय हो गई है, ऑल बिकॉज एवरीथिंग इज फोकस्ड कंप्लीटली एंड टोटली ऑन मिस्टर नरेंद्र मोदी। And other way to look around is Narendra Modi actually delivered. Yes. Now, where we are from Maharashtra में मुंडे महाजन was a force, but even them being a force, BJP was always number 4. Yes. After Modi's takeover, resurgent BJP after 2014, you look at BNC में करीब 30-35 के ऊपर तो कभी BJP जा ही नहीं रहा था. कभी नहीं गए. And immediately it went to around 84 for 2014. और आज भी प्रदीप जी जो जिस प्रकार फॉर एग्जांपल अभी गजरिया साहब हमारे साथ थे, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि देखिए ये ओबीसी का जो मुद्दा है ये जान के जो उठा रहे हैं, अगेन दे आर ट्राइंग टू डिवाइड ऑल दी ओबीसीज। जो ओबीसीज हैं उनको जान करके ये लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, क्योंकि देयर हैज बीन ए हिंदुत्व कंसोलिडेशन अगेंस्ट अंडर मिस्टर मोदी। जो हिंदुत्व कंसोलिडेशन है उससे बहुत लोग डर गए हैं, सीधी बात है। और दूसरी चीज क्या हुई है, मुसलमान वोट में जो पसमंदा मुसलमान हैं उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा अपना काम शुरू कर दिया है। दे आर कंप्लीटली एंड टोटली एंड एब्सोल्युटली डेडिकेटेड ओनली टू द आइडिया ऑफ इंडिया। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद एनीबॉडी एल्स। देखिए साहब, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, दे आर नॉट कंसर्न्ड। व्हाट दे आर कंसर्न्ड अबाउट इज कि भाई भारत में क्या है, क्योंकि आज की तारीख में एक तरफ अजलाफ हैं, एक तरफ अशराफ हैं। जो अशराफ हैं उन्होंने अजलाफ जो हमारे पासमंदा मुसलमान हैं उनको बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया है। इसको लेकर के सब पार्टियां जो हैं बहुत ज्यादा चिंतित हैं प्रदीप जी। सर ये जो ओबीसी राहुल गांधी जी ये दिखा रहे हैं कि ओबीसी SC ST 84%, तो राहुल गांधी जी स्टैंड इज दैट 84% OBC प्लस नीड्स टू हैव अपलिफ्टमेंट, सोशल एम्पावरमेंट। तो ही इज टेकिंग इनटू हिज एंटायर जो रिंग है, बोलते हैं कि हमारे कंसोलिडेशन 84% ही इज ट्राइंग टू टारगेट दैट। बट ये जो जातीय जनगणना, he doesn't understand that Prime Minister Modi is an OBC himself. Yes. Now this might turn the other way around when he says not only that I am the most appreciated, most wanted, most liked Prime Minister, and I'm an OBC. And it's a dangerous combination. It's very dangerous for the Congress. Yes. Because the largest number of OBC ministers, the largest number of OBC MPs are from the BJP. बिल्कुल सर। आज की तारीख में सबसे ज्यादा OBC मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी से हैं, सबसे ज्यादा OBC मंत्री बीजेपी से हैं। तो आप मतलब क्या कर रहे हैं? और तीसरी बात क्या है, प्रेसिडेंट जो बनाया गया आज की तारीख में, शी इज फ्रॉम ए शेड्यूल्ड ट्राइब, बिल्कुल, उसके पहले शेड्यूल्ड कास्ट। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हैज हैड वन शेड्यूल्ड कास्ट प्रेसिडेंट, बट आफ्टर दैट व्हाट? You refused, and how can you even kind of in terms of trying to attract the Muslim vote towards yourself? It is the Congress who opposed the second term for Dr. APJ Abdul Kalam.
It is the BJP who had proposed his name for a second term. कांग्रेस ने अपोज किया, जिसकी वजह से APJ अब्दुल कलाम साहब हार गए. तो जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस रोल हैज बीन समवॉट एम्बिगुअस. देखिए साहब, जहाँ तक स्टेट का सवाल है, स्टेट इलेक्शन का सवाल है, आई एग्री. स्टेट में द कांग्रेस इज डूइंग क्वाइट वेल. They're concentrating on local issues. They're concentrating on price rise, on joblessness, on shutdown of small businesses and so on and so forth. और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि साहब मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, लेडीज को मुफ्त में ट्रैवल देंगे, और उसके अलावा there will be a scholarship or retainer for ladies. The safety and security needs of the entire population, where the state is concerned. So safety and security में food, thirst, hunger, everything is being fulfilled by the Congress. At least they are doing it. They are talking about it, and the poor man is only concerned about his food from where it is coming. ठीक है, flyovers है, infrastructure development है, ये है वो. He is concerned, as Mahatma Gandhi, we always quote him. Even God cannot approach your poor man except in the form of food. Absolutely. So the things that Congress is promising, वचन, 5 वचन, 11 वचन, 7 वचन, ये जो 5 स्टेट में लगातार इस प्रकार से कह रहे हैं कि we are going to do this. So that is, inciting people, to vote, move towards them, luring people into them, luring but people into them. Pradeep ji, the manner in which the Congress first fumbled with regard to the Hamas attack in Israel, and then they came back and then corrected themselves and then recorrected themselves, do you think that will have an impact on the so-called Muslim vote? Because the fact remains, irrespective of howsoever much we deny it, the Indian Muslim population has a very large sympathy, large amount of sympathy for the Palestinians. And till now, even now, there is no full condemnation of the Hamas atrocious attack on the 7th of October in Israel. आज तक नहीं है साहब. Sir, the Indian Muslim population around 18 to 20, 14 to 20%, 20% somewhere in UP and all states में 20% के आसपास है. They today slowly believe that we have to vote for a party that can defeat the BJP. Till now they have been voting for the regional parties. Now this Indie alliance, they have to think beyond the Indie alliance, and they have to think about, and they are thinking like in Karnataka, en masse the whole Muslim population vote for the Congress. Vote shifted to the Congress. Congress. Yes. Totally. They said, why we need an intermediary, third party ke through kyun jana? We are voting directly with the Congress, and that is making changes. And slowly they are believing that only Congress is capable of defeating the BJP. Ji. So definitely they are thinking about voting. Now, if you talk to the Muslim population, yes, but even they have, smoothened down. जो earlier उनके whenever this Israel-Palestine conflict was there, the mood of the nation was such, where the Muslim population was concerned, was totally in favor of Palestine, and they used to openly come out with rallies, slogans, morchas, and would destroy property. Yes, Here in India. as if Israel owns that property. दिखने को नहीं मिला, because Congress is consolidating. While it's consolidating, it doesn't want to make mistakes that in one go will, break up all its दूसरी consolidation. चीज क्या है कि साहब, there is also the fear of people like Yogi Adityanath, the fear of what Mr. Modi can do to them, Yes, sir. the fear of the retaliation from the government at the center. Bilkul. Let's be very clear, because there was one small little rally at the Aligarh Muslim University carried out by students. Beyond that, we haven't heard of very much in terms of support for the Palestinians or support for Hamas over here in India. In fact, as you quoted, there were many religious leaders, especially Muslim Yes. scholars, talking about this is not Islam. Hurting innocent lives, hurting small children, cutting the throats of infants, or butchering people who have come for a music festival. This is not part of Islam, because इनसे क्या लेना देना? Why are you doing a jihad against these people? इनसे क्या है? These are innocent people who never knew about these kind of assaults. दूसरी क्या है? The Holy Quran itself says, the Prophet, may peace be upon him, he himself says, during a war, there are the rules of war that you have to follow. You cannot attack old people, you cannot attack women, you cannot attack children. It's very simple. Here, we actually saw images of these Hamas terrorists carrying a naked woman tied to a jeep with their legs on top of her, and people spitting on them, and other people spitting on her. I mean, come on. You can't justify that.
I agree. For the last 75 years, Israel has a lot to answer for. Israel was, carved out of Palestine, as the Palestinians themselves say, hey, listen, we had nothing to do with the Holocaust that the Jews had to undergo during the Second World War. हमारा उसमें क्या लेना देना भाई? लेकिन आप आ गए, आपने हमारी ज़मीन उठा करके इजरायलियों को दे दी, इसमें हमारी क्या गलती है? I mean, can you imagine, suppose, say 2000 years earlier, there was some kingdom or the other somewhere in India, and all the big powers decide to come together and say, hey, आज के बाद we'll carve this out of your kingdom. ये जो है, ये हिंदुस्तान में इनका किंगडम रहेगा. अरे ये क्या मतलब हुआ भाई? ये क्या है? मतलब सीधी सादी बात है. But the only thing is now you can't go back. Now you have to deal with the fait accompli. The problem is the Palestinians and all the other organizations that support them, including the Hezbollah, including the Hamas, including there are so many other terrorist organizations operating over there, all dedicated to a violent extermination of Israel. They say they don't want to live in harmony with Israel. They want to destroy Israel. That's what they say. Now, मरता क्या ना करता, they'll fight back. और तीसरी चीज क्या है प्रदीप जी, बहुत बड़ी बात है, हर एक कोई ये बोल रहा है, they are forgetting about what took place on October 7. October 7 में 1200 लोग आपने निहत्थे लोगों को मार दिया. ठीक है साहब, बेरहमी से उनके गले काट दिए, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया. ठीक है साहब, उनकी औरतों को मारा, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया, आदमियों के साथ भी बलात्कार किया, और तो और छोड़िए. अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि इजराइल बमबारी कर रहा है गाजा के ऊपर, वहां पर लोग मर रहे हैं. एग्री, लोग मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं. बट Hamas is located right there in the residential areas. Now, how do you hit Hamas? My point is how? अगर आपको Hamas को destroy करना है, और तो आपको गाजा के अंदर जाना पड़ेगा, और गाजा के अंदर आप कैसे जाएंगे? First, you will have to soften the entire target up by aerial bombardment and things like that. So they believe, Israel believe that doing precision attacks on Hamas, hideouts and Hamas strongholds, and Gaza is full of them. Yes. That's what they're operating from. And general Palestine population, Hamas was not a part of the entire the governance process. They was probably a militant outfit that was a rebel. That was a rebel to the existing government. Till they won the elections. Bilkul. Till the 5 years ago, Hamas actually won the elections. Bilkul, sir. And they conned the Israelis into believing that, hey, we have changed. We have become very peaceful now. We believe in the political process. And this kind of an attack which took place on Israel was about 2.5 years in planning. 2-2.5 साल लगे हैं इसको planning में, sir. ये इतनी जल्दी नहीं होता है. And that cannot be done without some, very high power being in the background. Because this kind of precision, this kind of spontaneity, this kind of absolute suddenness, and taking everybody by surprise, trying to camouflage and destroy the Iron Curtain. The Iron Curtain was deceived. Now all these things will come out only of proper precision training of somebody, a bigger, worldwide power who was behind this Hamas attacks. And if you see the other way of looking at it, there was consolidation of Ukraine, where all the Western and the allies were thinking of financing, not only financing, but also providing equipments and ammunition to bolden and strengthen the Ukraine against Russians. Now the entire focus of all the allies and US has become Israel, and it's come back to the Middle East. So Russia has in fact gained most out of this entire episode. If you look at geopolitical, आप इसको study करोगे तो इसमें ऐसी लग रहा है कि what was going to actually happen, a war between Russia and Ukraine. और दूसरी चीज़ क्या है प्रदीप जी, जो आपकी बात है बिल्कुल दुरुस्त है. Now the focus has shifted entirely to Palestine. Nobody's talking about Ukraine anymore. The other thing is what people forget. 1967 में मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ. There is something called the Black September. याद रख लीजिए 1967 Black September. ये जो सारे Palestinians हैं ना, ये सब जॉर्डन में रहा करते थे. And then suddenly they started interfering in the internal politics of Jordan. The late King Hussein ordered his army led by, guess who? Then Brigadier Ziaul Haq. The same General Ziaul Haq, who later on became President of Pakistan. The same Brigadier Ziaul Haq led the 2nd Division of the Jordanian army into all the Palestinian camps, killing God knows how many Palestinians, we don't know. Maybe over 30,000.
30,000, over 22 to 30,000 Palestinians were killed by the Jordanian army led by then Brigadier, later General Zia-ul Haq. For that, Zia-ul Haq was awarded the highest honor of the Kingdom of Jordan. So what Moshe Dayan said, by the way, that is the stars that you display on the chest. Yes, the Star of Jordan. General Moshe Dayan actually said, Zia-ul Haq, the Jordanian army led by Zia-ul Haq, killed more Palestinians in 11 days than Israel killed in 20 years. Israel was formed in 47-48. I'm talking about 1967. More Palestinians were killed by the Jordanian army led by General Zia of Pakistan than the Israelis could kill in 20 years. तो 20 साल में इजरायलियों ने इतने फिलिस्तीनी नहीं मारे जितने जॉर्डन की आर्मी ने मारे हैं, तो उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा प्रदीप जी। बिल्कुल। इस विषय के बारे में अगर आप किसी से भी बात करेंगे, especially our friends from the Muslim side, they will not talk about that. They will only talk about what is going on right now. The fact remains, nobody wants the Palestinians. No Arab wants the Palestinians. आज भी for example, गाजा से उनको निकलने के लिए कहा है, उनका भाई साउथ साइड से निकल जाइए. That's where Egypt is. Why don't the Egyptians open up their doors and ask the Palestinians to come into Egypt? वहाँ पर उनके लिए कैंप बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, रेफ्यूजी कैंप बना दीजिए. क्यों नहीं बना रहे आप? Why don't Arab nations help out? Why don't they house the Palestinians in their lands? Or Turkey open their doors. Yes, let them open their doors. Why don't they open their doors? Or let the Iranians, let them invite all the Palestinians to come and stay with them. After all, Hamas is supposed to be an arm of Iran, so is Hezbollah. So, and as the Iranian president said, we kiss the foreheads of all those people who have done this. He actually said that. The president of Iran, Khamenei, he actually said, we kiss the foreheads of all the people who have committed that atrocious, horrible terrorist attack in Israel, where women were raped, children were slaughtered, people were killed, young people were killed. 260 students, 260 young people at a music festival. एक म्यूजिक फेस्टिवल में 260 यंग लोगों को, युवकों को आपने मार दिया, युवकों युवतियों को आपने मार दिया, औरतों को आप किडनैप करके ले गए. मतलब I don't really understand. And the worst part is, I agree, there are some clerics, especially from Uttar Pradesh, जिन्होंने इसको कंडेम किया, जिन्होंने कहा है कि कुरान शरीफ में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा, जो आपने किया है वो बिल्कुल एंटी इस्लामिक है, सीधी सादी बात है. लेकिन आम जनता से आप पूछिए, बाकी सब लोगों से आप पूछिए, आज की तारीख में भी वो हमास के साथ खड़े हैं, which I think is very because I think, sir, what you're talking about, it prevailed. This prevailed earlier. Yes. And now, once the country's leadership has taken a stand, yes, you find you find these things in murmurs. Nobody wants to come out in the open. Open was not openly, just prakar se denounce karte the pehle anything to do with Israel. Yes. That is not happening. Now slowly people have been forced to condemn the Hamas terror attacks and then said we want this to stop. Mr. Modi was first to support, says Israel is facing what India was facing from 2004 to 2014. Bomb blast every year. Terror attacks every year. And we never retaliated. We were just accepting it as even something that is bound to happen, self-evident. But now we are retaliating, and we also accept and believe in Israel's right to retaliate. When the Prime Minister Modi made it absolutely clear that he believes in Israel's right to retaliate, I mean, the message was all across the country. But the fact remains that every country has a right to defend itself, has a right to its own security, has a right to defend itself. Whatever may have occurred in the past, आप कहें कि भाई फिलिस्तीनियों की आपने ज़मीन आपने हत्या ली, बहुत लोग उनके मर गए, ना जाने क्या कुछ हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आप लोग कह रहे हैं. लेकिन इजरायलियों ने आज तक कभी जाकर के औरतों को पकड़ के उनका बलात्कार नहीं किया. इस किस्म की घिनौनी हरकत आज तक कभी नहीं की. You remember that there's that horrible footage of that girl who was screaming out for a boyfriend who was also being led away. I don't know why we are not showing it. I think we are showing just one 15-second footage in one loop. I don't know why. I really don't know why we are doing it. We have the other footage. I don't know why we are not showing it. Anyway, maybe we have a Hamas supporter amongst our staff.
Perhaps. But all I'm trying to say is that at the end of the day, all the entire civilized world will have to stand together to see that these terrorists are destroyed once and for all. There should be zero tolerance for terrorism everywhere, including Pakistani-sponsored terrorism against India. Against Pakistani-sponsored terrorism against India, all that will have to be destroyed. There has to be zero tolerance. As Mr. Modi said, every country has the right to defend itself and to retaliate. G7 हो गया, G20 हो गया, various association, ASEAN हो गए, wherever possible, wherever Mr. Modi is being called, he is espousing this cause, end to terror, zero tolerance to terror. And all these things are not only, first it was just a deaf ear. Today people have begun to listen to that, and they are all a signatory to these kind of accords. That we denounce terrorism. Terrorism has no place in civilized society, and the right to retaliate too. Now, slowly this is becoming an accepted fact, which Mr. Prime Minister Modi always says that पहले लोग बोलने पर भी लोग सुनते नहीं थे. नहीं, that's happening in some part of India. It's not a terror strike, and it's happening in internal disturbances. But today, they have begun to denounce, accept terror, and the need for everybody, the whole world, to unitedly fight it and to retaliate. Absolutely. Now, you need to give a lot of credit of the changing political positions in India also, and the strong leadership. One is having faith on its leader, and second is the leader, showing that faith that people bestow upon him and acting accordingly. And he has done whatever you call it, whatever criticism you want to give it, but Mr. Modi has performed at the highest level in international circles, and he has put across India's vision, India's absolute need, what the people of India want, and that has been displayed in every platform internationally. And that's right. Appreciation has to be given to Prime Minister Modi. Absolutely, and most importantly, let's be very clear, there has to be zero tolerance for terrorism of any kind anywhere in the world, including the one directed at India. I still don't know why we are not showing the Hamas attack. I still don't know. I mean, this is the attack, this is the Israeli retaliatory attack on Gaza. जो हमस ने अटैक किया, वो कॉन्सर्ट के ऊपर लोगों को मारा, बाकी सब किया, वो सब हमारे लोग क्यों नहीं दिखा रहे, मुझे मालूम नहीं है. Maybe after the show we can actually discuss it with them as to why they are not showing it. They want to show the retaliation. They are only concerned about the retaliation. God knows. I mean, I'm not really sure what's going on over here. But in any event, that's just about it as far as we are concerned. I think do we have the guest from the MNS? Is Mr. Pathare with us? All right, he is not with us as yet. Is he coming? If he is coming, fine. If he is not coming, we can end the show right here. I don't think we can wait till 8:45. That will be very, very long. So, as far as we are concerned, we are done. That's it. Do we have any comments? Lots of comments today, actually. Do we have any comments today? Well, fine. Can we have the comments on, please? Since you don't want to show the Hamas attack on innocent Jews, let's take a look at the comments. जी comments दिखाएं. Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra back on track means dedicated goods corridor track. Yeah, kind of. Or kind of. चलिए आगे बढ़ें. चलिए. This was Mr. Asif Faruqi. Mentals. Are we going to select Joker of the Nation or what? MNS Naidu. That's what he says. This was Mr. Arun Sawant. Arun Sawant, sir. That's what he says. There was a lovely comment in Marathi as well. I hope we have that too. I'm reasonably certain. I'm sure we would not have that. Because there was a beautiful comment in Marathi also that had come. I thought so. Chaliye. Rahul Gandhi will go through rough times from December to June. He should be careful with his health. This seems like an astrologer. And should keep a distance from the crowd. Totally avoid mingling with the crowd. If he avoids mingling with the crowd, the Congress will lose. G. Rangarajan Karur, 957. Do we have anything else? Again, Mr. Asif Faruqi, Rahul is the best man for feeding pigs of Mr. Raghu Reddy. Why you like pigs? I mean, you like pork? I don't know. Maybe. Eknath Shinde works 24/7.
प्रदीप जी आपको पढ़ना एक पड़ेगा. नंबर विश्लेषण साहेब आपल्या स्टफ आपल्या अभ्यासाच्या जाणत विशेष आपका महत्व अभ्यास और विश्लेषण और रिसर्च आपकी बहुत जबरदस्त है है. और असलेली भूमिका आमच्या सारख्या कार्यकारिणी बल देणारी आहे. ओके. ठरते. जय महाराष्ट्र जी. It gives a lot of confidence to the party. Will give a lot of confidence to the party cadres and things like that. Yes. Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सभी लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नवरात्र की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज तीसरा दिन है नवरात्रि का. जय माता दी आप सभी लोगों को. फिलहाल जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम.